इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश का क्रमबद्ध और परीक्षा उपयोगी अध्ययन करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये वीडियो एसजी वर्ल्ड द्वारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए तैयार की गई है। और हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। इस वंश के सभी शासकों को कालानुक्रम मतलब क्रोनोलॉजी में समझा जाएगा। उनके जो भी प्रमुख प्रशासनिक कार्य हैं, नीतियां हैं और उपलब्धियां हैं, हम उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ ही स्थापत्य एवं वास्तुकला के योगदान को भी एग्जाम के एंगल से ही देखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस और यहाँ तक कि यूपीएससी में पूछे गए प्रश्नों को ध्यान में रखकर ही ये सारी सामग्री तैयार की गई है। तो हम कह सकते हैं कि ये वीडियो नोट्स बनाने और रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी है। निश्चित रूप से। तो चलिए पृष्ठभूमि से शुरू करते हैं। तुगलक वंश का पतन हो चुका था और 1398 में तैमूर लंग का जो विनाशकारी आक्रमण हुआ, उससे दिल्ली में अराजकता फैल गई थी। मतलब एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया था। हाँ बिल्कुल। तैमूर वापस जाते समय खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त कर गया। और इसी अवसर का लाभ उठाकर 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और यहीं से सैयद वंश की नींव पड़ी। एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सैयद वंश के शासक स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते थे। अच्छा, तो अब शासकों की बात करते हैं। कालानुक्रम में सबसे पहले संस्थापक खिज्र खां 1414 से 1421 ईस्वी तक। और क्योंकि ये संस्थापक हैं, इसलिए यह शासक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके बारे में सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? देखिए, इनकी उपाधि। इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। अच्छा, तो फिर किस उपाधि से शासन किया? रैयत-ए-आला और एसएससी और रेलवे के वनडे एग्जाम्स में ये पॉइंट डायरेक्ट पूछा गया है। तो इसे आप अपनी कॉपी में एक लाइन में नोट कर लीजिए। बिल्कुल। दूसरी बात, इन्होंने अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलाए। तो फिर सिक्के कौन से चलते थे? तुगलक शासकों के नाम के ही सिक्के चलते रहे। ये एक तरह से तैमूर के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। और इनके वजीर? ताजुल मुल्क को अपना वजीर नियुक्त किया। बाकी इनका शासनकाल ज्यादातर सैन्य अभियानों में ही बीता, जैसे कटिहार, इटावा और ग्वालियर के विद्रोहों को इन्होंने सफलतापूर्वक दबाया। और 20 मई 1421 को इनकी मृत्यु हो गई। जी। खिज्र खां के बाद आते हैं उनके पुत्र मुबारक शाह, शासनकाल 1421 से 1434 ईस्वी। हाँ, और ये शासक भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्होंने ही वंश को स्थिरता देने का एक गंभीर प्रयास किया। तो इन्होंने अपने पिता की नीति को बदला होगा? पूरी तरह से। पहला काम जो इन्होंने किया वो था सुल्तान की उपाधि धारण करना। ये पहले सैयद शासक थे जिन्होंने ऐसा किया। और ये प्रश्न तो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। जी हाँ। अपनी संप्रभुता दिखाने के लिए इन्होंने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के भी जारी किए। ये पॉइंट शॉर्ट नोट्स के लिए परफेक्ट है। बिल्कुल। अब आते हैं इनके साहित्यिक योगदान पर, जो बहुत जरूरी है। हाँ, इनके दरबारी इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी। सही। और उन्होंने तारीख़-ए-मुबारक शाही नाम की प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। और इस किताब की अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि ये पुस्तक सैयद वंश की जानकारी का एकमात्र स्रोत है। एकमात्र? जी, एकमात्र। इसीलिए यूपीपीसीएस, बीपीएससी और एमपीपीसीएस जैसे एग्जाम्स में इससे जुड़े प्रश्न कई बार आए हैं। अच्छा, इनके निर्माण कार्यों के बारे में भी बताइए। इन्होंने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नाम का एक नया शहर बसाया। और इनका मकबरा? इनका मकबरा कोटला मुबारकपुर, जो आज की नई दिल्ली में है, वहां स्थित है। लेकिन इनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं हुई थी। नहीं। 1434 ईस्वी में इनके ही विद्रोही वजीर सरवरुल मुल्क ने एक षड्यंत्र रचकर इनकी हत्या कर दी। तो मुबारक शाह के बाद सैयद वंश का पतन शुरू हो गया। एक तरह से, हाँ। इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह, 1434 से 1445 ईस्वी तक। क्या ये शासक महत्वपूर्ण है? देखिए, ये शासक कम महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके समय की घटनाओं से अगले वंश की नींव पड़ी। इसलिए एग्जाम रिलेवेंट पॉइंट समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये कौन थे? ये मुबारक शाह के भतीजे थे जिन्हें उन्होंने गोद लिया था, और ये एक अत्यंत अयोग्य और विलासी शासक थे। तो जाहिर है कि वास्तविक सत्ता वजीर के हाथ में रही होगी। बिल्कुल। और इसी समय लाहौर के गवर्नर बहलोल लोधी का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा।
यही से लोधी वंश का उदय शुरू होता है। अच्छा, तो बहलोल लोधी और मोहम्मद शाह के बीच कोई सीधा संबंध था? हाँ, एक घटना हुई। मालवा के सुल्तान ने दिल्ली पर हमला किया तो मोहम्मद शाह ने बहलोल लोधी से मदद मांगी। बहलोल लोधी ने उनकी मदद की। इससे सुल्तान खुश हुए होंगे? बहुत खुश हुए और बहलोल लोधी की मदद से प्रसन्न होकर उसे खाने खाना की उपाधि दी और उसे पुत्र कहकर पुकारा। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और यही पर एग्जामिनर का दिमाग काम करता है। अगर एग्जामिनर इस टॉपिक से सवाल बनाएगा तो वो सैयद वंश के पतन और लोधी के उदय को जोड़कर पूछ सकता है। बिल्कुल सही। अब आते हैं इस वंश के अंतिम शासक पर। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 तक। इनके बारे में क्या खास है? बस एक चीज, ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। वनडे एग्जाम्स में ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। और इनका शासन कैसा रहा? ये भी बहुत कमजोर शासक थे, इतने कमजोर कि ये दिल्ली का शासन छोड़कर बदायूं चले गए और वहीं रहने लगे। मतलब दिल्ली का सिंहासन खाली हो गया। हाँ, और 1451 ईस्वी में इन्होंने स्वेच्छा से बिना किसी लड़ाई के दिल्ली की सत्ता बहलोल लोधी को सौंप दी। बिना किसी जंग के? जी, ये दिल्ली सल्तनत में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण का एक अनूठा उदाहरण है। और रिवीजन के समय यही जानकारी सबसे पहले काम आती है। बिल्कुल। तो अब जरा सैयदकालीन वास्तुकला और उनके पतन के कारणों पर भी बात कर लेते हैं। जरूर। वास्तुकला की बात करें तो आर्थिक कमजोरी के कारण इस काल में किसी बहुत विशाल इमारत का निर्माण नहीं हुआ। तो फिर मुख्य निर्माण क्या थे? मुख्य रूप से मकबरे यानी टूम्स। और यहाँ एक की एग्जाम फैक्ट है। वो क्या है? इसी काल में अष्टकोणीय मकबरों मतलब ऑक्टेगोनल टूम्स का निर्माण शुरू हुआ। अच्छा, और इन मकबरों की क्या विशेषताएं थीं? मकबरों के ऊपर कमल के आकार का फाइनल, जिसे लोटस फाइनल कहते हैं, और छज्जे का प्रयोग देखने को मिलता है। इसके कुछ उदाहरण? मुबारक शाह और मोहम्मद शाह के मकबरे इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। एग्जाम में मॉन्यूमेंट देखकर इसी रूलर को पहचानना होता है। समझ गई। अब पतन के कारणों का संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहला कारण तो था अयोग्य नेतृत्व, वीक लीडरशिप। दूसरा? सीमित क्षेत्र, लिमिटेड टेरिटरी। एक कहावत ही मशहूर हो गई थी कि दिल्ली के सुल्तान का शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तीसरा कारण आर्थिक होगा? हाँ, खाली खजाना, एम्प्टी ट्रेजरी। और चौथा और आखिरी, तैमूरियों के प्रति विदेशी निष्ठा, जिसने उन्हें कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र शासक बनने ही नहीं दिया। तो अब इस पूरी चर्चा का सार क्या है? देखिए, सैयद वंश एक अल्पकालिक वंश था जिसका शासन बहुत ही सीमित क्षेत्र पर रहा। और इनकी मुख्य उपलब्धियां? इनकी मुख्य उपलब्धियों में तारीख-ए-मुबारक शाही और वास्तुकला में अष्टकोणीय मकबरों का विकास शामिल है। इस वंश का अंत बहुत शांतिपूर्ण रहा। जी हाँ, और इसी शांतिपूर्ण अंत के कारण अब अगली डायनेस्टी यानी लोधी वंश को समझना और आसान हो जाएगा। तो ये सैयद वंश का एक संपूर्ण परीक्षा उपयोगी विश्लेषण था। बिल्कुल। अगर आपने इसे अच्छे से नोट्स के साथ पढ़ लिया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्ट्री का ये हिस्सा मजबूत हो जाएगा। हमारा अगला अध्याय लोधी वंश पर होगा। जी, लेकिन जाते जाते एक विचार छोड़कर जाता हूँ। बताइए। सैयद वंश हमें सिखाता है कि कभी-कभी सत्ता में बने रहना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है, विस्तार करना नहीं। क्या एक कमजोर शासक जो 37 साल तक सल्तनत को जोड़े रखता है, उसे पूरी तरह से असफल कहा जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार